नमस्कार। आज हम इतिहास के एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ पर बात करने वाले हैं। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। स्कूल के सिलेबस से लेकर यूपीएससी, एसएससी, स्टेट पीएससीज, मतलब लगभग हर सरकारी परीक्षा के लिए ये एक्ट जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए इसको आसान भाषा में समझते हैं। सोचिए, 1757 प्लासी और फिर 1764 बक्सर, इन लड़ाइयों के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ एक ट्रेडिंग कंपनी नहीं रह गई थी। वो बंगाल में एक बड़ी पॉलिटिकल ताकत बन चुकी थी। पर उनका राज वो कैसा था? बहुत गड़बड़ी वाला। एक तो बंगाल में ड्यूअल सिस्टम चल रहा था, मतलब दीवानी यानी रेवेन्यू कलेक्शन कंपनी के पास और निजामत मतलब प्रशासन नवाब के पास। बड़ा कंफ्यूजन था। नतीजा भयंकर कुशासन और भ्रष्टाचार तो मतलब चरम पर था। कंपनी के अफसर प्राइवेट ट्रेड कर रहे थे। वो दस्तक का गलत इस्तेमाल करके और रिश्वत, जिसे नजराना कहते थे, उससे अपनी जेबें गर्म कर रहे थे। और इसी माहौल में 1770 में बंगाल में एक भयानक अकाल पड़ा। करीब करीब 1 करोड़ लोग, मतलब 10 मिलियन लोगों की मौत हुई। इससे कंपनी की लापरवाही, उनका लालच, सब कुछ खुलकर सामने आ गया। और अजीब बात देखिए, बंगाल से इतनी लूट के बाद भी कंपनी खुद कंगाल हो रही थी। हालत ये थी कि 1772 में उन्हें ब्रिटिश सरकार से 1 मिलियन पाउंड का लोन मांगना पड़ गया। तो ये सारी खबरें जब लंदन पहुंची ब्रिटिश संसद में, तो वहां हड़कंप मच गया। उन्हें लगा कि भाई अब दखल देना जरूरी है। तो ये तो हुई वजह कि एक्ट क्यों आया। अब सवाल है कि इस एक्ट में था क्या। हाँ बिल्कुल। तो यहीं पर इस एक्ट के प्रोविजंस यानी कि इसमें क्या क्या खास बातें थीं वो सामने आती हैं। और फैसिनेटिंग बात यह है कि ये ब्रिटिश संसद की पहली ऐसी बड़ी कोशिश थी कंपनी के मामलों को काबू में करने की। सबसे पहला और बड़ा बदलाव था बंगाल के गवर्नर का पद। उसे अपग्रेड करके गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया और पहले गवर्नर जनरल बने वॉरेन हेस्टिंग्स 1773 में। उनकी मदद के लिए एक काउंसिल भी बनाई गई जिसमें 4 सदस्य थे और सारे फैसले मेजॉरिटी वोट से होते थे। मतलब गवर्नर जनरल के पास कोई वीटो पावर नहीं थी। वो अकेले किसी फैसले को रोक नहीं सकते थे। अच्छा, यानी काउंसिल ज्यादा पावरफुल थी एक तरह से। हाँ, कह सकते हैं। गवर्नर जनरल बहुमत पर निर्भर थे। दूसरा बड़ा कदम था सेंट्रलाइजेशन की तरफ। बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी को कुछ मामलों में, जैसे युद्ध और संधि, बंगाल के अधीन कर दिया गया। ये भारत में सेंट्रल कंट्रोल बनाने की दिशा में पहला कदम था, ऐसा माना जाता है। तीसरा, कलकत्ता में 1774 में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। इसमें एक चीफ जस्टिस थे, सर एलाइजा इम्पे, पहले सीजे बने, और उनके साथ 3 और जज थे। अब इसका अधिकार क्षेत्र मतलब जुरिस्डिक्शन जो था वो बंगाल, बिहार, उड़ीसा में रहने वाले ब्रिटिश नागरिकों पर तो था ही, कलकत्ता के कुछ और निवासियों पर भी था। और ये कोर्ट इंग्लिश कानून लागू करता था। यहीं से थोड़ी दिक्कतें शुरू हुईं क्योंकि इसका भारतीय रीति रिवाजों से अक्सर टकराव होता था। अच्छा, ये टकराव वाली बात अहम है। और क्या था एक्ट में? हाँ, और चौथा पॉइंट था कंपनी पर सीधे नियंत्रण का। लंदन में जो कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बैठते थे, उनका कार्यकाल 4 साल कर दिया गया और उन्हें भारत से जाने वाले सारे पत्र, चाहे वो रेवेन्यू से जुड़े हों, सिविल मैटर्स हों या मिलिट्री, ब्रिटिश सरकार को दिखाने पड़ते थे। और हाँ, कंपनी के कर्मचारियों पर प्राइवेट ट्रेड करने और तोहफे मतलब नजराना लेने पर पूरी तरह रोक लगा दी गई। सुनने में तो ये काफी बड़े सुधार लग रहे हैं। सेंट्रलाइजेशन, एक सुप्रीम कोर्ट, भ्रष्टाचार पर रोक। लेकिन क्या ये सब चीजें जमीन पर उतनी ही आसानी से लागू हो पाई? इसका असल असर क्या हुआ? What actually happened on the ground? यहीं पर, जैसा आपने कहा, असल कहानी शुरू होती है। जमीन पर ये सुधार कई समस्याओं से घिर गए। सबसे बड़ी दिक्कत तो गवर्नर जनरल और उनकी काउंसिल के बीच ही शुरू हो गई। वॉरेन हेस्टिंग्स और काउंसिल के सदस्य, खासकर एक थे फिलिप फ्रांसिस, उनके बीच बिल्कुल नहीं बनती थी। अब क्योंकि फैसले बहुमत से होने थे और गवर्नर जनरल के पास वीटो था नहीं, तो अक्सर काम रुक जाता था, फैसले लेना मुश्किल हो जाता था। अच्छा, मतलब अंदर ही खींचतान शुरू हो गई। बिल्कुल। ये शायद दिखाता है कि संसद नियंत्रण तो चाहती थी, पर वो किसी एक आदमी को यानी गवर्नर जनरल को बहुत ज्यादा ताकतवर भी नहीं बनाना चाहती थी। नतीजा हुआ एक कमजोर व्यवस्था। दूसरी बड़ी उलझन पैदा हुई सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल की काउंसिल के बीच। उनके अधिकार क्षेत्र मतलब जुरिस्डिक्शन को लेकर भारी टकराव हुआ। ये साफ ही नहीं था कि किसकी चलेगी,
नए सुप्रीम कोर्ट की जो इंग्लिश कानून लगा रहा था, या पुरानी व्यवस्था की? कोई उदाहरण है इसका, इस टकराव का? हाँ, इसका सबसे कुख्यात उदाहरण है नंद कुमार का मुकदमा 1775 का। नंद कुमार ने हेस्टिंग्स पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। बाद में नंद कुमार पर जालसाजी का मुकदमा चला सुप्रीम कोर्ट में और उन्हें अंग्रेजी कानून के तहत फांसी दे दी गई। इसे कई लोगों ने न्यायिक हत्या तक कहा, क्योंकि उस वक्त भारतीय कानून में जालसाजी के लिए फांसी की सजा नहीं थी। तो ये सवाल उठा कि कौन सा कानून लागू हो रहा है और क्यों। बाप रे, तो मतलब सुधार लाने की कोशिश में काफी कंफ्यूजन और झगड़े भी खड़े हो गए। बिल्कुल। कंपनी के जो डायरेक्टर्स थे लंदन में, वो संसद की इस दखलंदाजी से खुश नहीं थे, जाहिर है। और आम भारतीय जमींदार बेचारे वो दो पार्टों के बीच फंस गए। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का नया अंग्रेजी कानून, दूसरी तरफ पुरानी अदालतें। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि कहाँ जाएं, किसका कानून माने। तो फिर इतनी सारी कमियों और झगड़ों के बाद इस एक्ट का महत्व क्या है? इसे क्यों इतना इंपॉर्टेंट माना जाता है? देखिए, कमियों के बावजूद इसका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है। हाँ, कमियां साफ थीं। गवर्नर जनरल का काउंसिल के सामने कमजोर होना, सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन क्लियर ना होना और कहीं ना कहीं भारतीयों के हितों की अनदेखी। और इन्हीं कमियों को दूर करने के लिए तो बाद में एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 आया और फिर उससे भी बड़ा पिट्स इंडिया एक्ट 1784 लाना पड़ा। अच्छा, तो ये आगे के एक्ट्स की नींव बना एक तरह से। हाँ, और इसका जो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है वो देखिए। सबसे पहले ये भारत में कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट यानी संवैधानिक विकास की शुरुआत थी। इसने पहली बार ऑफिशियली ये माना कि ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ एक व्यापारिक बॉडी नहीं है, बल्कि एक पॉलिटिकल पावर है जिसे रेगुलेट करना जरूरी है। इसने ब्रिटिश क्राउन के ब्रिटिश सरकार के अप्रत्यक्ष शासन की नींव रखी, जो आगे चलकर सीधा शासन बनेगा। और कैलकाटा वो भारत की एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल के रूप में स्थापित हो गया। इतिहासकार इसे अलग अलग नजरिए से देखते हैं। कुछ इसे व्यवस्था लाने वाला एक अच्छा कदम मानते हैं, तो कुछ नेशनलिस्ट इतिहासकार इसे कंपनी को बचाने वाला आधा अधूरा प्रयास मानते हैं, जिसमें भारतीयों के भले की नहीं सोची गई। ये अलग अलग पर्सपेक्टिव समझना भी जरूरी है। तो अगर संक्षेप में कहें तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ब्रिटिश संसद का पहला बड़ा कदम था ईस्ट इंडिया कंपनी पर लगाम कसने का। इसने गवर्नर जनरल का पद बनाया, प्रशासन को थोड़ा सेंट्रलाइज करने की कोशिश की, सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया, लेकिन साथ ही इसने कई अंदरूनी झगड़े और कंफ्यूजन भी पैदा किए, जिन्हें सुलझाने के लिए फिर आगे और कानून बनाने पड़े। बिल्कुल सही। और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जरा सोचिए, अगर 1773 में ब्रिटिश संसद सिर्फ कंपनी को रेगुलेट करने के बजाय सीधे सीधे भारत का शासन अपने हाथ में ले लेती, तो क्या होता? भारत का इतिहास, भारत का भविष्य, क्या वो कुछ अलग होता जैसा आज हम जानते हैं? इस पर विचार कीजिएगा।